आईआईटीज़ की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। और अगर मैं आपको बोलूं कि इन आईआईटीज़ की वजह से ही हमने हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया, तो ये चीज हुई थी एक गलती की वजह से जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करी, और यही गलती हम आज भी दोहरा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ये सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक से है। सेकंड क्लास के स्टूडेंट तो छोड़ो, बस 42% फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स ये टेक्स्ट पढ़ पाए। मैं वापस बोल रहा हूँ, बस 42% फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स एक सेकंड क्लास की टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट पढ़ पाए। और अगर मैथ्स की बात करें तो हाल तो और बेहाल है। ये डिवीजन प्रॉब्लम देखो, बस 25% क्लास फिफ्थ के बच्चे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, बस इस वजह से क्योंकि हमारा देश आईआईटीज़ की तरफ भागता रहा। जबकि चाइना ने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच यूज करी, वो भी बहुत गरीब थे और बहुत इलिटरेट थे, पर आज अपनी अप्रोच की वजह से उनको फायदे मिल रहे हैं। तो हमारे देश ने क्या गलतियां करी जिसका हम आज भी भुगतान कर रहे हैं, और चाइना इतनी तरक्की कैसे कर पाया, इसको समझने के लिए मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा जो इसी साल पब्लिश हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। इंडिया और चाइना की डिफरेंट सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है कि हमने एक टॉप डाउन सिस्टम यूज किया, जहां हमारा फोकस रहा हायर एजुकेशन पर। अंग्रेजों से पहले एजुकेशन हमारे देश में गुरुकुल या फिर रिलीजियस स्कूल्स के द्वारा दी जाती थी, जहाँ फोकस होता था स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी और रीजनल लैंग्वेज पर। गुरुकुल मानो एक तरीके की हॉस्टल एजुकेशन होती थी, जहाँ बच्चे घर छोड़कर अपने गुरु के साथ बैठते थे वेद का ज्ञान हासिल करने के लिए। इस विद्या में बोला जाता था कि ज्ञान बस बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि आपके भीतर भी है। पर ये एजुकेशन सिस्टम सबके लिए नहीं था। समाज के कास्ट डिविजन्स का एक भारी असर पड़ा इस एजुकेशन सिस्टम पर। बस ब्राह्मण ही टीचर्स बन सकते थे और स्टूडेंट्स के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन था। फिर अंग्रेज हमारे देश को चलाने लग गए। We happen to be the best people in the world, with the highest standards of decency and justice, liberty and peace. And the more of the world we inherit, the better it is for humanity. और मनु पिल्लाई ने अपनी किताब में बताया कि अंग्रेजों का भी कोई मूड नहीं था हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस भेदभाव को बदलने का। गवर्नर एल्फिनस्टोन ने ये आर्ग्यू किया कि इंग्लिश एजुकेशन तो हमें लोअर कास्ट लोगों को देनी ही नहीं चाहिए। ये सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल सिस्टम होगा, जहां आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। पर अंग्रेजों का फोकस हमारे देश में लोगों को एजुकेटेड करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि हमारे देश से उनको एक छोटी क्लास मिल जाए, लो रैंकिंग स्टाफ जैसे क्लर्क्स और असिस्टेंट्स की, जो उनको देश चलाने में मदद कर सके। देश चलाने के लिए उनको पुलिस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, जजेस और सोल्जर्स की जरूरत थी। उनको ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो मानो एक नारियल की तरह थे, बाहर से इंडियन पर अंदर से अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों का ज्यादातर फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पर था, प्राइमरी एजुकेशन पर नहीं, क्योंकि पूरे देश को पढ़ाना लिखाना उनकी जिम्मेदारी थी नहीं, उनको तो बस ऑफिसर्स तैयार करने थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारे देश से बस सिविल सर्वेंट्स बने, जबकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो कई स्कूल्स को चला रहे थे उनके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स थे। मनु पिल्लाई लिखते हैं कि मिशनरीज का ऑब्जेक्टिव था कि स्कूल्स के जरिए वो बच्चों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाए। एक अंग्रेज ने लिखा कि एक दिन ये एजुकेशन इतना बड़ा एक्सप्लोजन करेगी मानो इस देश से हिंदुइज्म ही नष्ट हो जाएगा। लिखा जाता है कि इन लोकल्स को वेस्टर्न साइंस देकर हम उनका कॉन्फिडेंस ही हटा देंगे अपने धर्म से। स्कूल्स में बाइबल तक पढ़ाई जाती और ये बोला जाता कि किसी हिंदू को पता भी नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं उनके साथ। 1910 से 1940 के बीच एजुकेशन का 50% एक्सपेंडिचर सेकेंडरी लेवल पर था, 50% एक्सपेंडिचर सेकेंडरी लेवल पर था, जब बस 15% देश लिटरेट था, बस 15%। उन्होंने कोई रिफॉर्म भी क्रिएट नहीं किया है जिससे प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो सके, इसलिए हमारी देश की लिटरेसी रेट ज्यादा बढ़ी नहीं। फिर देश आजाद हुआ। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इंडियन सरकार ने भी प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी। हमारा देश वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस बनाने लगा। जैसे आज़ादी के 3 साल बाद ही देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी खड़गपुर बना, क्योंकि 1950s के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बहुत आगे बढ़ रही थी। इसलिए इंडियन सरकार का मानना था इन एडवांसेस की एडवांटेज लेने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को पता चला कि हमें टेक्निकल वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि इस वॉर के दौरान चाहे मशीनरी हो, टूल्स हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, वो भारत में आती ब्रिटेन या फिर दूसरे देशों से। जिसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस को रियलाइज हुआ कि हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं कर सकते, और इसीलिए 1944 में आर्देशीर दलाल, जो एक एक्स सिविल सर्वेंट है, उनकी लीडरशिप में एक डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बनाया गया, जहां उन्होंने कहा कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा अगर हमें देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो, और इस चीज के लिए हमें लोगों को टेक्निकल स्किल्स देने होंगे। इसीलिए उन्होंने 2 कदम उठाए। पहला, उन्होंने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और दूसरा उन्होंने एक सरकार कमेटी बनाई जिससे हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन बढ़े। इस सरकार कमेटी ने कहा कि हमें 4 एडवांस टेक्निकल कॉलेजेस बनाने चाहिए हमारे देश में, यूएस के MIT की तरह। प्रधानमंत्री नेहरू ने ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करी और हमारे देश ने वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस बनाना स्टार्ट किया, जैसे IIT खड़गपुर। ये कॉलेज बनाया गया उसी जमीन पर जहाँ एक जमाने में एक अंग्रेजी जेल होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इस कॉलेज की पहली कॉन्वोकेशन एड्रेस के दौरान बोला कि ये जगह बनी है एक डिटेंशन कैंप पर, और ये हमारे देश का एक मॉन्यूमेंट है जो हमारे भविष्य को बनाएगा। वो बोलते हैं आप लोग इंजीनियर्स हो और इस दुनिया में हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नेहरू मानते थे कि IITs ही देश को आगे लेकर जाएंगे, इसीलिए उसी साल उन्होंने IIT खड़गपुर एक्ट ऑफ 1956 पास करी, जिसने IIT को एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाया। देश के कई प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स IIT की कॉन्वोकेशन सेरेमनीज में जाते हैं। उस देश में जहाँ लाखों करोड़ों बच्चों को बेसिक एजुकेशन ही सिखाई जा रही, IITs देश के हीरे बन गए। इनफैक्ट 1960s तक इंडिया की लिटरेसी रेट बस 28% ही थी, जबकि इन 10 सालों के दौरान इंडिया ने 5 IITs और एक IIM बना दिया। जबकि चाइना की अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। इंडिया की टॉप डाउन अप्रोच थी, चाइना की बॉटम अप, यानी कि उन्होंने फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन पर। अपने इतिहास में चाइना ने फोकस किया था इंपीरियल सिविल एग्जाम पर। इंडिया की तरह चाइना का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि इस एग्जाम से वो सिविल सर्वेंट्स तैयार करें। पर लेट 1890s के बाद चाइना पर दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। पहली साइनो जापानीज वॉर के बाद चाइना को एक बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी जापान के खिलाफ, जिसने चाइना को बताया कि वो जापान और दूसरे देशों से मिलिट्री और इक्विपमेंट के मामले में बहुत कमजोर है। इस हार ने चाइना की चिंग डायनेस्टी को हिला दिया और उनको ये रियलाइज हुआ कि जब तक चाइना अपने इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज नहीं करेगा, उनको ऐसी हार झेलनी ही पड़ेगी। जिसकी वजह से 1905 में चिंग डायनेस्टी ने इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम्स को कैंसिल किया और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स तैयार करे मॉडर्न एजुकेशन के बेसिस पर। उन्होंने देखा कि जापान में तो बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है, पर चाइना में नहीं है। इसलिए अगले साल ही उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन लॉ पास किया, जिसने कहा कि 7 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल्स जाना ही होगा। 1928 में चाइनीज सरकार ने डिसाइड किया कि वो प्राइमरी एजुकेशन को और बढ़ावा देंगे 3 फेजेस में। पहली फेज में उन्होंने 80% बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन करी 1 साल के लिए। दूसरी फेज में ये कंपलसरी एजुकेशन 2 साल की हो गई और आखिरी फेज में 4 साल की। तो जहाँ इंडिया का बजट सेकेंडरी और टर्शरी लेवल्स की तरफ जाने लगा, चाइना का फोकस कई सालों से प्राइमरी लेवल पर था और धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर बढ़ा। तो दोनों इंडिया और चाइना ने डिफरेंट अप्रोचेस यूज करी और इसके नतीजे हमें देखने को मिले 1980s में। उससे पहले दोनों ही देश गरीब थे और मोस्ट पॉपुलेशन अनपढ़ थी, पर 1980s में आते आते जहाँ इंडिया की 60% अडल्ट पॉपुलेशन इलिटरेट थी, ये नंबर चाइना के लिए बस 22% था। क्योंकि चाइना ने करोड़ों लोगों को बेसिक लिटरेसी और न्यूमेरिकल स्किल्स सिखा दिए, इस वजह से ये लोग अपने खेत छोड़कर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम कर सकते थे। अब सस्ते लेबर की वजह से चाइना पूरे दुनिया की फैक्ट्री बन गई। वो परिवार जो एक टाइम किसान होते थे, कुछ टाइम बाद फैक्ट्री में लेबरर्स बन गए। इनमें से कुछ लेबरर्स फिर फैक्ट्री के मैनेजर्स बने और कुछ मैनेजर्स फैक्ट्री के ओनर्स, जैसे जू चुनफे, जो आज चाइना की सबसे बड़ी बिलियनर्स में से एक है। एक ज़माने में जू शेंजन की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती थी। 1993 में बस 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने 2 लाख रुपए की सेविंग्स यूज़ करी एक नई कंपनी लॉन्च करने के लिए, लेंस टेक्नोलॉजी।
जो हाई क्वालिटी ग्लास स्क्रीन्स को मैन्युफैक्चर करती थी। उनकी और उनकी कंपनी की किस्मत बदली 2001 में जब TCL कॉरपोरेशन ने उनको एक मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई है कि वो हजारों लोगों को एम्प्लॉय करती है जिनके परिवार एक ज़माने में खेती करते थे। और यही कहानी है चाइना की, जहाँ एजुकेशन ने किसानों को लेबरर बनाया, कुछ लेबरर्स को मैनेजर और कुछ मैनेजर्स को ओनर। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन की वजह से ये इंडिया में नहीं हुआ। 1987 में दोनों इंडिया और चाइना में 62% लोग खेती करते थे। अगले 30 सालों के दौरान ये नंबर चाइना के लिए बस 15% हो गया, पर इंडिया के लिए 40%। अब क्योंकि इंडिया में कंपल्सरी एजुकेशन लॉ ही नहीं था, इसलिए करोड़ों लोगों के पास बेसिक स्किल्स नहीं थे, और क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं थे, वो खेती छोड़ ही नहीं पाए। सिचुएशन सबसे खराब है किसानों के बच्चों की। ना उनके पास स्किल्स है खेती छोड़ने के लिए और ना खेती में पैसे हैं, इसीलिए वो उधर अटक गए। जैसे हसीब अहमद की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके से। उन्होंने 2020 के फार्म लॉस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वो कहते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, एक 12th में और एक 9th में, और दोनों खेती से कुछ करना ही नहीं चाहते। बच्चों अपनी जिंदगी में कुछ और हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि मैंने अपनी पीठ कितनी तोड़ी है, पर उस चीज के लिए मुझे कुछ मिला नहीं। इंडिया में एक छोटे से किसान के पास बस करीब 1 हेक्टेयर जमीन है और उनकी एवरेज इनकम करीब 10,000 रुपए, यानी कि वो साल के कमाते हैं 1,20,000 रुपए, पर 70,000 से ज्यादा रुपए का तो उन पर कर्ज है। कहाँ से रोटी सब्जी खाएंगे? इसलिए सीता आर्या उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से कहती हैं कि वो चाहती कि उनके बच्चे किसान बनने की बजाय कोई बीड़ी या पान की दुकान ही खोल ले। वो कहती हैं कि मेरा परिवार कर्ज से डूब रहा है, मैं कैसे अपने बच्चों को कहूँ कि तुम इसी खेती बाड़ी में लगे रहो। जबकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि चाइना में कितनी अलग सिचुएशन है। जियानफू में, चाइना की फुजियान प्रोविंस में सुनताई गांव से हैं और उनका पूरा परिवार किसानों का है। छोटी सी उम्र में वो भी परिवार के खेत में ही काम करते थे। 12 लोग एक ही घर में रहते थे। अब क्योंकि चाइना में कंपल्सरी लॉ था एजुकेशन का, इसलिए उनको स्कूल जाना ही पड़ा। स्कूल गए और फिर 2002 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएट स्टडीज कंप्लीट करी और बीजिंग में उनको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक जॉब मिली। उनकी बहन भी एक कॉलेज अटेंड कर पाई जहाँ सरकार ने कोई फीस भी नहीं ली। आज सभी लोगों की एक अच्छी ऑफिस जॉब है। अब हमारे देश में हजारों IIT ग्रेजुएट्स की तो जिंदगी बन गई है, पर उन लाखों लोगों का क्या जो किसान के बेटे बेटी हैं। और हमने IIT जैसे हीरे तो बना दिए, पर हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि IIT के ग्रेजुएट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर है। What do we import from India? We import really smart people, seem to share a common credential. They're graduates of the Indian Institute of Technology, better known as IIT. मेटा हो, गूगल हो या फिर OpenAI हो, जब आप इनकी इंजीनियरिंग टीम देखोगे, मोस्टली ये IITians ही हैं। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था IIT JEE के टॉप रैंकर्स के बारे में, जिसने ये दिखाया कि जितनी ज्यादा आपकी रैंक है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप देश छोड़ के दूसरी नौकरी लोगे। इनफैक्ट टॉप 1000 रैंकर्स में देश छोड़ने की प्रोबेबिलिटी 38% है, टॉप 100 में 62% और टॉप 10 में 90%। अब ऑफ कोर्स हर IIT देश छोड़कर नहीं जा रहा, पर टॉप 1000 में से 38% बहुत अच्छा खासा नंबर है। तो हमने मानो एक स्क्विड गेम जैसा सिस्टम क्रिएट कर लिया, जहां अगर आपने JEE सिस्टम की रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम पार कर ली तो आपकी जिंदगी बन गई, पर अगर नहीं करी तो क्या? अब ऑफ कोर्स कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, मार्केटिंग में अच्छा करेंगे, कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, पर उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो एक किसान के परिवार में पैदा हुए हैं, जिनके पिताजी ऑटो चलाते हैं और उनको एक सरकारी स्कूल में भी ढंग की नॉलेज नहीं मिल रही। पर एक सवाल जो हमें पूछना चाहिए वह है कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव क्यों नहीं कर पाए हैं? GDP का 4% हमारा देश एजुकेशन पर खर्च करता है, जो एक बुरा नंबर नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पैसा खर्च नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि हम पैसे को ढंग से खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी ही नहीं है। राजस्थान के धौलपुर गाँव में एक सरकारी स्कूल टीचर ने कहा कि जब सरकारी ऑफिशियल्स हमारे स्कूल आते हैं, वो चेक करते हैं कि दूध की क्वालिटी क्या है जो हम मिड डे मील में सर्व कर रहे हैं, ना कि हम मैथ या फिर हिंदी ढंग से सिखा रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मिड डे मील से वोटर्स को पता है कि उनके बच्चे को मिल क्या रहा है, पर कितने वोटर्स टेंशन में हैं कि उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है।
इसी वजह से कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले ही बच्चों को लैपटॉप और दूसरी चीजें देती हैं, पर इन स्कीम से एजुकेशन की स्थिति नहीं बदली इतनी। जैसे इस वीडियो को देखो। यूपी के अन्नाव में एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान ये पता चला कि एक क्लास 8 की टीचर जो सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा रही हैं वो खुद ही नहीं पढ़ सकती। Even teacher, she can't read. She can't read English. So what? आपसे इसका मैं अनुवाद करने में नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ने कह रहा हूँ, तो अनपढ़ हो सकता है ये ना। अब ये भी गलत होगा कि हम सारा दोष पंडित नेहरू को ही दे रहे हैं। 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, अभी भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। जैसे मैंने अपने रीसेंट IAS वीडियो में बताया था कि टीचर्स पर इतना पेपर वर्क थोप दिया गया है कि बच्चों को कंप्यूटर लैब यूज करने की बजाय उनको टेंशन रहती है कि कंप्यूटर चोरी ना हो जाए। 25% रूरल इंडिया के स्कूल्स के पास तो पीने का पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। जैसे ये देख लो उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल का हाल। इसी वजह से बच्चे पब्लिक स्कूल्स नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल जाते हैं। 2010 और 2016 के बीच इंडिया में पब्लिक स्कूल्स में एनरोलमेंट 1.3 करोड़ से कम हो गई और प्राइवेट में 1.7 करोड़ से बढ़ गई, जिसका मतलब है कि पब्लिक स्कूल तो बिल्कुल खाली हो गए। क्योंकि स्कूल्स खाली हो गए, कई सरकारी स्कूल्स को मर्ज करना पड़ा। यानी कि एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स तो हैं, पर कई स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से हैं, सेकेंड और कई थर्ड। तो टीचर सेम टाइम तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। अब क्या ही पढ़ पाएंगे। आज भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने 75 साल पहले करी थी। हमने प्राइमरी एजुकेशन को अपना फोकस बनाया ही नहीं, जबकि चाइना ने 10 साल पहले ही एक मिशन मोड स्टार्ट किया। मार्च 2008 में चाइना की एक पॉलिटिकल बॉडी ने एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई जहां देश की एजुकेशन डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी बनेगी। इसलिए उन्होंने मीडियम और लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लान्स बनाए जिनको बुलाया गया द प्लान। 2000 लोगों को इंक्लूड किया गया इन प्लान्स बनाने के लिए, जहां 500 एक्सपर्ट शामिल थे। प्लान का ड्राफ्ट बनाने के बाद पब्लिक से कंसल्टेशन करी गई। कंसल्टेशन में 14,000 लेटर्स उनको मिले, जिनमें 21 लाख प्रपोजल्स थे। मई और जून 2010 को प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने खुद 2 मीटिंग्स चेयर करी इस प्लान के बारे में। प्लान ने फोकस किया रूरल एजुकेशन पर, टीचर स्टूडेंट रेशियो पर और टीचर्स की सैलरीज पर। इन पॉलिसीज की वजह से ही रूरल चाइना में एजुकेशन मानो पूरी तरह बदल ही गई है। जैसे ये है हेड प्रिंसिपल चाइना के डिंगशी एरिया में, और वो कहते हैं कि सरकार ने टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट में काफी पैसा खर्च किया है, जिसकी वजह से गांव के बच्चों में भी अब उतना ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है जो चाइना के शहरी बच्चों में देखने को मिलता है। अब हालांकि कई टीचर्स चाइना में भी गाँव में नहीं पढ़ाना चाहते, पर टेक्नोलॉजी की वजह से वो टीचर्स जो शहरों में बेस्ड हैं वो भी गाँव के बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पढ़ा पाते हैं। इसीलिए चाइना की तरह ही इंडिया को भी इसको एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाना होगा। पर चाइना ने पूरी उल्टी पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से आज उनको कई फायदे मिल रहे हैं। हरियाणा जैसी स्टेट्स ने ये करने की जरूर कोशिश करी है। एक सक्षम घोषणा प्रोग्राम के जरिए वो स्कूल लेवल पर लर्निंग आउटकम्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने खुद ली थी। हरियाणा के जो मेधावी बच्चे हैं लगभग 8,000, उनको सम्मानित किया जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से 119 में से 94 ब्लॉक्स अब सक्षम डिक्लेयर कर दिए गए हैं इस प्रोग्राम के जरिए। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की लर्निंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई है। अपने पहले टर्म में आम आदमी पार्टी हमारे देश में कुछ सरकारों में से एक है जिन्होंने एजुकेशन को एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाया, और यही चीज़ देश के और स्टेट्स को भी करनी होगी, क्योंकि अंग्रेज और पंडित नेहरू पर दोष डालना ज़रूर आसान है, मुश्किल है देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य बदलना एजुकेशन के जरिए।